गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में जो है हम क्या पढ़ रहे थे, हम लोग स्टेजेस पढ़ रहे थे डेवलपमेंट की, है ना। डेवलपमेंट के स्टेज हमने पढ़ा था, कल उसके नोट्स भी हम लोग लिख चुके हैं। और लास्ट हम जो बात की थी वो की थी एडोलेसेंट डेवलपमेंट की थी। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे एडल्टहुड एंड ओल्ड एज की, कि जो डेवलपमेंट है वो एडल्टहुड और ओल्ड एज में किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो क्या इट इज मच इजियर टू आउटलाइन चाइल्ड और एडोलेसेंट डेवलपमेंट देन एडल्ट डेवलपमेंट। कहने कि भाई जो एडोलेसेंट डेवलपमेंट है उसके बारे में जानना थोड़ा आसान है एडल्ट डेवलपमेंट से। कहने कि भाई चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स चेंज फास्टर एंड द चेंजेस आर क्लोजली रिलेटेड टू एज। कि जो चिल्ड्रन होते हैं एडोलेसेंट जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है भाई, बहुत तेज़ी से बदलते हैं, उनमें जो चेंजेस हैं बहुत तेज़ी से आएंगे और ये चेंजेस जो हैं वो एज से रिलेटेड होते हैं। एडल्ट डेवलपमेंट इज मच मोर वेरिएबल बिकॉज फिजिकल चेंजेस इन एडल्ट्स आर मोर ग्रेजुअल। कहें कि भाई एडल्ट डेवलपमेंट जो है वो वेरिएबल है। क्यों है वेरिएबल? क्योंकि फिजिकल चेंज जो है एडल्ट्स में वो बहुत ग्रेजुअल होता है। ठीक है, बहुत तेजी से होता है। मेंटल एंड इमोशनल चेंज ड्यूरिंग एडल्टहुड आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंस देन टू एज। मतलब क्या हुआ कि जो मेंटल और इमोशनल चेंज है एडल्टहुड के दौरान वो एक्सपीरियंस से ज़्यादा आता है, ना कि एज से। मतलब जितना इंसान एक्सपीरियंस करेगा उसमें मेंटल और इमोशनल बदलाव या चेंजेस उतने ही ज़्यादा आएंगे, वो उतना ही मेच्योर हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि भाई उनको सेटिस्फैक्शन और जो है और सक्सेस वो करियर से अचीव करते हैं, और कुछ जो हैं वो अपने जॉब से अचीव करते हैं। कुछ मैरी करते हैं और शादी करते हैं और हैप्पी लाइफ जीते हैं। बाकी लोग जो हैं वाइल अदर नेवर एडजस्ट टू द रोल्स ऑफ स्पाउस एंड पेरेंट्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पेरेंट्स और स्पाउस के रोल में एडजस्ट नहीं कर पाते। कह रहे नो सिंगल डिस्क्रिप्शन ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट विल फिट एवरीवन। कि भाई अगर हम कह दें कि सबके लिए एक लाइन सही है, अगर हम कहते हैं कि सब लोग जो है शादी कर खुश रहते हैं, तो सबके लिए फिट थोड़ी, सबकी डेवलपमेंट अपनी अपनी अलग अलग होती है। हर इंसान की सोच जो है वो अलग अलग है। जो एक के लिए डेवलपमेंट है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो। भाई मैं चाह रही हूँ कि भाई मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है और आप भविष्य में पढ़ाना चाहते हैं, तो सबका अपना अपना लक्ष्य है, सबका अपना अपना एक गोल है। सबके लिए उनका डेवलपमेंट अलग अलग होता है, सबके लिए जैसे नहीं होते हैं। आगे जो पॉइंट है वो है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है, कहते हैं एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, देयर इज वन सेट ऑफ चेंजेस दैट वी कैन काउंट ऑन फिजिकल वंस। कि भाई एक बदलाव का जो सेट है, जो चेंज का सेट है, उसको हम जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या है, फिजिकल वन की फिजिकल ग्रोथ जो है हम काउंट कर सकते हैं। करें आर फिजिकल एबिलिटीज पीक एट अराउंड एज 30। कि मुझे फिजिकल एबिलिटीज होती हैं वो 30 पर सबसे पीक पर होती हैं और उसके बाद डेक्लाइन होना, मतलब गिरना शुरू कर देती हैं, कम होना शुरू कर देती हैं। कह रहे हैं बैलेंस डाइट को मेंटेन करके, एक्सरसाइज करके, स्मोकिंग ना करके, ड्रिंकिंग ना करके, ड्रग्स हम इस्तेमाल ना करें। ठीक है भाई, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं मेंटेन रखने में, फिजिकली मेंटेन करने में, कि हम ओल्ड एज में भी हम फिट दिखें। आगे ये बोलते हैं कि अगर हम डाइट सही से नहीं लेते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि भाई हमारी एजिंग, जो हमारी एज है वो दिखने लगती है। ठीक है, जो लोग होते हैं 40s 50s 60s में, वो उनका जो एक्सपीरियंस है, अगर हम उनकी एक्सपीरियंस की बात करें तो उनको दिखना कम हो जाता है, वो ऊँचे सोने लगते हैं। ठीक है, फिजिकली मोबाइल कम होते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो फंक्शनल चेंज उनके सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भाई अपने सेंसरी लॉसेस को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई भाई जो एक इंसान की हियरिंग पावर लूज हो गई है, कम हो गई है, वो इंसान बहुत केयरफुली जो बाकी लोग गेस्चर्स हैं उनको सुनता है, उनके लिप मूवमेंट को देखेगा, वो अपने एक्सपीरियंस से समझ सकता है कि हाँ भाई क्या किस इंसान ने क्या बोला है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विद रेगुलर एक्सरसाइज एंड अ फ्लेक्सिबल एटीट्यूड इंडिविजुअल कैन अकोमोडेट देयर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज
टू द इनवाइटेबल चेंज इन फिजिकल एबिलिटीज ब्रॉट बाय एजिंग। तो करें अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, हमारा एटीट्यूड फ्लेक्सिबल रहे, तो कोई भी इंडिविजुअल जो है अपने इंटरेस्ट को, अपनी एक्टिविटीज को फिजिकल एबिलिटीज के साथ इनवाइटेड कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपके मानसिक विकास आपका। तो करें जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने स्टडी करी कि इफेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड हैव क्वेश्चन वेदर इंटेलिजेंस इनवाइटेबली डिक्लाइन विद एजेस। पॉसिबल ही नहीं है ना, कोई इंसान अगर इसका दिमाग अच्छा है तो ज़रूरी है कि मतलब वक्त के साथ साथ, एज के साथ जो है इसका दिमाग कम हो जाएगा, जो उसकी इंटेलिजेंस है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मोस्ट ऑफ अस कंसीव ऑफ अ फ्यूचर व्हेन वी कैन नो लॉन्गर रन एज फास्ट एज वी डू नाउ और परफॉर्म वेल इन strenuous sport, but we do not like to think of being outperformed intellectually by younger people। ठीक है भाई, तो इसके मतलब क्या हुआ कि वक्त के साथ हो सकता है कि जितना हम पहले भाग सकते थे अब हम नहीं भाग सकते, हमारी मोबिलिटी कम हो गई है, हम इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है हमारे स्पोर्ट्स के अंदर। लेकिन एज के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो कम हो गई है किसी यंग पीपल से। इवन रिसर्च भी ये कहते हैं कि एज के साथ साथ जो है हम अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स नहीं खोते हैं। ठीक है भाई, आगे का टॉपिक क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड नॉर्मल एजिंग। तो करने के भाई इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। देखिए जरा क्या होता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो करें एबिलिटी दैट डिपेंड ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, द सीट ऑफ द पेंस लर्निंग दैट कम्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ। मतलब वो एबिलिटी जो हमारी नॉलेज और एक्सपीरियंस पर डिपेंड है, वो लर्निंग जो हम रोज अचीव करते हैं, वोकैबुलरी, द एबिलिटी टू सी सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन एंड जनरल इंफॉर्मेशन आर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। कि हमारी जो वोकैबुलरी है, चीज़ों को एक जैसा देखने की क्षमता जो है, जनरल जो इन्फॉर्मेशन हैं वो सब हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में आती है। दूसरा है फ्लूइड इंटेलिजेंस, द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कि हम जो है तर्क दे पा रहे हैं, अलग अलग बातों पर अलग अलग तरीके से सोच पा रहे हैं। ठीक है, वो एज के साथ साथ जो है वो कम होने लगती है। द एबिलिटी टू सॉल्व पजल, टू मेमोराइज अ सीरीज ऑफ आर्बिट्री आइटम सच एज अनरिलेटेड वर्ड्स और लेटर्स, टू क्लासिफाई फिगर्स विद कैटेगरीज and to change problem solving strategies easily, flexibility are aspects of fluid intelligence। वो तर्क क्षमता, वो रीजनिंग पावर जो वक्त के साथ कम हो जाए उसको हम बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो ओल्डर पीपल होते हैं वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में एक्सेल रखते हैं और जो यंगर पीपल हैं वो फ्लूइड इंटेलिजेंस में, क्योंकि जो ओल्ड पीपल हैं वो अपनी डेली लाइफ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं कि एक और एस्पेक्ट है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का, वो है स्पीड। ओल्डर पीपल्स हैव डिफिकल्टी रिस्पॉन्डिंग एंड परफॉर्मिंग क्विकली। भाई जो ओल्डर पीपल, जो बुजुर्ग हैं, वो जल्द से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, उनको डिफिकल्टी होती है। लेकिन व्हेन टाइम रिक्वायरमेंट्स आर रिलैक्स्ड, द परफॉर्मेंस ऑफ ओल्डर पीपल इम्प्रूव्स मच मोर देन डज दैट ऑफ यंगर पीपल। अगर उनको टाइम दिया जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए रिलैक्स होने के लिए, तो वो एक यंग पीपल से भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, सोशल डेवलपमेंट। करें अडल्ट सोशल डेवलपमेंट्स अकर विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लव, मैरिज, फैमिली एंड वर्क। सही बात है, जो सामाजिक तौर पे डेवलपमेंट है, पहले इंसान को प्यार होता है, जो शादी करता है, उसकी फैमिली बनती है, काम भी करता है। करेंगे भाई मैरिज सीम्स टू बी द हैप्पीएस्ट जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, कि एक बच्चे के पैदा होने के बाद मैरिज जो है वो हैप्पीएस्ट बनती है। इट अपीयर्स टू बी द अनहैप्पीएस्ट जस्ट बिफोर द चिल्ड्रन लीव होम। ठीक है भाई, तो अनहैप्पी कब होती शादी, जब उनका बच्चा जो है घर को छोड़ जाए। पॉसिबिलिटी टू इमोशनल एंड टाइम डिमांड्स दैट एडोलेसेंट प्लेस ऑन देयर पेरेंट्स। अब होता क्या है कि बच्चा भाई किसी भी कारण से इमोशनली, या मान लो उसको पढ़ाई करनी है, अब्रॉड जा रहा है, या किसी भी कारण से घर को छोड़ देता है, तो वो शादी जो है इनके अनुसार नाखुश हो जाती है। कह रहे बहुत सारी फैमिलीज हैं जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो दोनों काम करते हैं,
which helps ease the financial burden of raising a family and long-term financial obligations. And although the woman who work gains respect outside the home, she is often faced with also having to manage most of the household responsibility. कॉमन सी बात है, आप सब अपने घर में देखते हो सकता है कि आपकी मदर्स भी काम करती हों, जॉब करती हों, लेकिन वो अपने घर का काम भी करती हैं। वो बाहर रिस्पेक्ट कमा रही हैं, लेकिन उनको साथ साथ जो है उनके घर का काम भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी मैनेज करनी होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मैरिज एंड फैमिली। के 95% ऑफ एडल्ट अंडर 40 फॉलिंग इन लव विथ समवन रिजल्ट्स इन मैरिज। कि 95% जो एडल्ट होते हैं जो 40 से कम हैं, जो प्यार में होते हैं, प्यार करते हैं, और उनका रिजल्ट क्या होता है कि शादी हो जाती है उनकी। और न्यूली वेड्स जो हैं वो हैप्पी होते हैं अपनी शादी से, और ज़्यादा हैप्पी कब हो जाते हैं जब उनकी पिक्चर में एक क्या आ जाए, उनका बेबी भी आ जाए, उनका बच्चा आ जाए। कह रहे चिल्ड्रन बिगिन्स टू डिमांड मोर ऑफ देयर पेरेंट्स टाइम एंड इमोशनल रिसोर्स। अब बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का प्यार चाहिए, उनका टाइम चाहिए, इमोशनल रिसोर्स चाहिए। ठीक है, अब भी जब ज़्यादा टाइम बच्चे को जाएगा तो एक कपल जो है वो अपने साथ एक साथ टाइम कम स्पेंड कर पाते हैं, तो शादी जो है वो अनहैप्पी हो जाती है। अगर हम आमतौर पर बात करें तो मदर एज्यूम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन फादर फॉर द डे टू डे केयर ऑफ चिल्ड्रन। कि जो मदर्स होती हैं वो बच्चे के डे टू डे केयर में ज़्यादा अपना योगदान देती हैं पिता से। रिजल्ट क्या निकलता है? दे स्पेंड मोर टाइम डूइंग हाउस वर्क एंड लेस टाइम टॉकिंग टू देयर हस्बैंड। अब जब मम्मियाँ अपने सारा टाइम बच्चों में लगाएंगी, घर के काम में लगाएंगी, तो क्या होगा? अपने हस्बैंड से बात कर ही नहीं पाएंगी, और इसकी वजह से उनकी मैरिटल हैप्पीनेस जो है उसमें स्ट्रेन आ जाएगा, उसमें थोड़ी सी बाधाएं आ जाएंगी। कह रहे इफ हस्बैंड एंड वाइफ कैन फाइंड टाइम टुगेदर इन द इवनिंग एंड द हस्बैंड इज एबल टू शेयर इन द पेरेंटिंग एंड हाउस होल्ड चोर्स, द स्ट्रेस ऑफ अडेप्टिंग टू फैमिली लाइफ इज लेसन कंसिडरेबली। सही बात है कि अगर जो हस्बैंड है और वाइफ अपने लिए टाइम निकालें इवनिंग में, और हस्बैंड हेल्प करे पेरेंटिंग में और घर के काम करने में, तो स्ट्रेस कम हो सकता है। उसके बाद जो है वो है आपका वर्क। करें द टास्क ऑफ रेजिंग अ फैमिली इज बैलेंस्ड विद वन और बोथ पेरेंट्स हैविंग अ करियर। कुछ जो टास्क है एक फैमिली को पालना, उसको बड़ा करना, उसको ग्रो करवाना, उसमें दोनों पेरेंट्स और एक पेरेंट भी अपना योगदान अपने करियर में दे सकते हैं। इनफैक्ट इवेंट दैट अकर इन द वर्क प्लेस ऑफन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ होम लाइफ। कि वर्क प्लेस का जो माहौल है वो कैसा है, ये भी आपके घर के लाइफ को अफेक्ट करता है। भाई एक जो है, मान लो पापा आए गुस्से में, क्यों? क्योंकि उनका आज ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गया, तो क्या होता है? घर का माहौल भी उससे अफेक्ट हो जाता है। प्रमोशन एंड अ रेस कैन मीन दैट द फैमिली कैन नाउ डू थिंग्स दैट दे कुडंट बिफोर। दे कैन नाउ परस्यू अ न्यू हॉबी और ट्रैवल टुगेदर। मान लो प्रमोशन हुआ मदर या फादर का, सैलरी बढ़ेगी। अगर सैलरी बढ़ेगी तो अब वो चीज़ें भी कर सकते हैं जो पहले वो नहीं कर सकते थे। एक नई हॉबी उसमें ऐड हो सकती है, वो ट्रैवल कर सकते हैं साथ में। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें जो हैं अफेक्ट करती हैं एक फैमिली को। अब सपोज करें कि भाई एक फैमिली में दोनों ही जो पेरेंट हैं वो कमाने वाले हैं, ड्यूअल अर्नर हैं, तो भाई जब दोनों पेरेंट्स काम करेंगे, सवाल क्या पैदा होता है कि कौन जो है वो बच्चे को पालेगा, कौन घर के काम करेगा, कौन घर को मैनेज करेगा। तो ज़्यादातर केसों में क्या होता है कि मदर ऐसा करती है, वुमेन ऐसा करती है कि भाई उसके दो रोल है, एक तो मदर का और दूसरा कमाना उसका, वेज अर्नर। ठीक है, अब होता क्या है कि ज़्यादातर जो हस्बैंड्स होते हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं वाइफ को अपने काम करने के लिए, लेकिन जो हस्बैंड इस बात में बिलीव करते हैं कि दोनों इक्वल हैं, वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं घर में। उसके बाद क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। करंट डेवलपमेंट सीम्स टू ऑपरेट बाय सम जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल। अब जो डेवलपमेंट है उसके कुछ जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स क्या है देखते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कि कॉन्टिन्यूटी इन डेवलपमेंट इंडिकेट्स इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कि हम जो कह रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअस है, हम बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो आपका डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस है। वो क्या दिखाता है कि जो डेवलपमेंट है वो कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है भाई, बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तब शुरू होता है और डेथ के साथ ही ये एंड होता है। नंबर 2 क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रेट ऑफ डेवलपमेंट। करें दो डेवलपमेंट इज कॉन्शियस, इट डजंट प्रोग्रेस स्टेडली एंड यूनिफॉर्मली इन रेयर
इन रेट इन वेरियस डायमेंशंस ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट और पीरियड्स एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ। कहना कि हालांकि डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी जो प्रोग्रेस है वो स्टेडली है, बिल्कुल सेम चल रही है हर स्टेज पर, यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है। इसकी बहुत सारी डायमेंशन है, कभी फास्ट होती है, कभी स्लो होती है, कभी मीडियम चलती है। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, की हर इंसान में अपना एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, कोई भी दो लोग सेम नहीं हो सकते हैं, दो लोगों के बीच में डेवलपमेंट सेम नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। बिल्कुल सही बात है कि जो डेवलपमेंट है वो जनरल से स्पेसिफिक होता है, कि जो बच्चा जानता है, जो सबके लिए सेम है, सब में डेवलपमेंट पहले वो होता है। सब बच्चे जानते हैं कि भाई मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे घर वाले हैं, है ना, लेकिन उसके बाद वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करना शुरू करता है। वो जानता है कि भाई मुझे अगर क्या नाम कुछ चाहिए तो मैं मदर को बोलूँगा या फादर को बोलूँगा, बाहर जाके मुझे कैसे रिएक्ट करना है उसको पता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, क्या कहते हैं उसके अंदर, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स आर इंटर रिलेटेड, कि किसी भी इंसान की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, अलग नहीं है। ठीक है भाई, मान लो कि भाई इमोशनली और सोशली तो हम ग्रो हो गए, डेवलप हो गए, बट फिजिकली नहीं हो पाए। ठीक है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगला टॉपिक क्या है भाई आपका, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए भाई क्या बोलते हैं इसके अंदर, कि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन स्टॉप प्रोसेस एट ऑल पीरियड्स एंड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। कि डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूअस है, कभी स्टॉप नहीं होता है किसी भी ह्यूमन लाइफ के किसी भी स्टेज पर। देयरफॉर वी शुड स्ट्राइव टू अचीव perfections in terms of development in the different dimensions of our personality। कि भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए तैयार रहना चाहिए, डेवलपमेंट की फॉर्म में अपनी पर्सनालिटी में डिफरेंट डायमेंशंस लाएं। अगला पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस रिमाइंड्स अस ईच चाइल्ड शुड बी हेल्प्ड along the development process within the sphere of his own strength and limitations। कि भाई इंसान जो है ये समझे कि हर इंसान में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, हर बच्चे को ज़रूरत है, हर बच्चे की हेल्प की जानी चाहिए डेवलपमेंट के प्रोसेस में, उनकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस को ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट है कि अंडरस्टैंडिंग जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। भाई जनरल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को समझना है ताकि हम प्लान कर सकें। ये रिस्पॉन्स जो है ये हमारी हेल्प करते हैं प्लान करने में, लर्निंग प्रोसेस को, ताकि हम लर्निंग एक्सपीरियंस को अरेंज कर सकें सूटेबल मैनर में, ताकि हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशन डायरेक्ट अस फॉर ऑल राउंड हारमोनियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटीज ऑफ आवर चिल्ड्रन। जो इंटर रिलेशन का प्रिंसिपल है ये हमें डायरेक्ट करता है कि हम हारमोनियस ग्रोथ कर पाए हर तरह से। ठीक है, बच्चे की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट कर पाए, हमें इग्नोर नहीं करने अलग अलग एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट के, हमें सब कुछ समझना है। कैन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन डेवलपमेंट reminds us to arrange the best environment setting and experience for the children to attain maximum development। कि भाई जो रोल है हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट का, हम सब जानते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो दोनों बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला वो हमारा हेरिडिटी है, जो हमने हमारे एनवायरनमेंट में सीखा, भाई जो गुण मिले हैं बच्चे में बचपन से होते हैं जो माँ बाप देते हैं। कुछ बच्चा बड़ा होता है, पीयर ग्रुप में जाता है, स्कूल जाता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। तो ये दोनों जो है इन दोनों का प्रोडक्ट होता है कोई भी इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं हमें इन दोनों को समझना होगा ताकि हम बच्चे में मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सकें। तो ये था आपका इसका लास्ट टॉपिक कि किस ओल्ड एज के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए डेवलपमेंट के बारे में, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पियाजेज कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जो कंस्ट्रक्टिविज्म में विश्वास करते थे। ठीक है, इनकी थ्योरी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप जो है आज इस को कंप्लीट कर लेंगे, जो भी डाउट रहते हैं वो मुझसे आप पूछ लेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।